नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तराखंड में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदला है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक दिन भर ही हलचलों के बीच सीएम तीरथ सिंह रावत ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम के बाद आज देहरादून में बीजेपी विधायक दल की एक बैठक होने वाली है। खबर है कि 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक से पहले नरेंद्र सिंह तोमर भी देहरादून पहुंच जाएंगे। इसमें उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में विधायक जिसको अपना नेता चुनेंगे उनके नाम की घोषणा बीजेपी कर सकती है। वैसे मौजूदा सीएम ने संवैधानिक संकट का हवाला देकर इस्तीफा दिया है। और तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा, उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा हुआ है। देर रात राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। देहरादून में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। 3 बजे इस बीजेपी विधायक दल की बैठक को रखा गया है। आज जो नए सीएम का नाम है उसका ऐलान हो सकता है। विधायकों के साथ चर्चा के बाद ही अब नए सीएम का ऐलान हो जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून पहुंचेंगे, आज ही वो वहां पर पहुंचेंगे और इस बैठक में भी शामिल होंगे। उत्तराखंड को 11वें सीएम का इंतजार है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह का अब इस्तीफा हो गया है और नए नामों पर अब चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। क्योंकि अगर सामान्य परिस्थिति होती, चुनाव आयोग की वो पत्र आप पढ़िए जिसमें उन्होंने कोविड को हवाला देकर कहा कि इस समय हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। यदि कोविड की परिस्थिति इस रूप में ना होती तो संभवतः चुनाव आयोग चुनाव कराता। तो ऐसी परिस्थिति हुई। हम लोग इस प्रकार का कहीं ना कहीं मन में एक पूरी व्यवस्था रखते हैं कि जो संवैधानिक हमारी दूसरी संस्था है, उस संस्था ने यदि कोई निर्णय लिया तो उसका अनुपालन होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जाकर आज इस्तीफा दे दिया है। जानकारी आप लोगों को नहीं थी पहले? 164 नियम की 164 की जानकारी थी तो सर फिर ऐसे चूक कहाँ हुई है? कोविड आने के कारण परिस्थिति बदली है। चुनाव आयोग ने कोविड के कारण कहा कि अब हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। वैसी परिस्थितियों में, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में चुनाव कई बार हुआ है देश के अंदर, लेकिन जब परिस्थिति कोविड की हो जिसके कारण ये निर्णय हुआ है तो तब हम लोगों ने भी उचित समझा कि हम एक संवैधानिक संस्थान ने जो निर्णय लिया है उसका पालन करें और इस प्रकार मुख्यमंत्री ने आज इस्तीफा दिया। विधानमंडल दल से विधायकों में से होगा। सर, शनिवार की पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी? कब पर्यवेक्षक आएंगे? कब पर्यवेक्षक सुबह आएंगे 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे तक आएंगे। प्रभारी जी भी साथ आएंगे। कौन आपके साथ मीटिंग कब है? 1 मिनट करने दो। प्रभारी जी 9 बजे आएंगे, साढ़े 9 बजे के लगभग प्रभारी आएंगे। उसके बाद हम लोग बैठेंगे। 3 बजे विधानमंडल की बैठक में हम नेता का चयन करेंगे। शपथ ग्रहण उसके बाद तोमर जी आ रहे, हमारे कृषि मंत्री। सर, शपथ ग्रहण भी कल ही हो सकता है? वो अब उसके बाद बताऊंगा, 3 बजे के बाद। सर, अगर तो उत्तराखंड के सियासी घमासान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने तीरथ सिंह के साथ मजाक किया है। तीरथ सिंह मुख्यमंत्री बने और तीरथ सिंह जी की स्थिति कुछ उनके अपने बयानों ने और जितनी रही सही कसर थी भाजपा के शीर्ष द्वारा उनके चुनाव लड़ने के प्रश्न पर निर्णय न लेने के कारण हास्यास्पद बन गई और मजाक के पात्र बन करके रह गए। लोग कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को जब इसी बात का ज्ञान नहीं था कि उनको कब चुनाव लड़ करके विधानसभा में पहुंचना है, तो ये व्यक्ति हमारा क्या कल्याण करेगा।
और अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए उत्तराखंड के सियासी घटनाक्रम को भी समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलने का समय मांगा। जैसे ही समय मिला, सीएम तीरथ सिंह रावत राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंच गए, जहां पर उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और फिर सेफ हाउस के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इस्तीफे के पीछे संवैधानिक संकट का हवाला देकर मीडिया को शांत करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये सब कुछ देर रात हुआ और अब नए नेता के चयन की तैयारी बीजेपी में। तो राजभवन में सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे देर रात। उन्होंने बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा। तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा देने के बाद यह कहा कि संवैधानिक संकट था और इसी संकट में उलझकर यह सब कुछ हुआ है। फिर वो वहां से अपने सेफ हाउस की तरफ रवाना हो गए, लेकिन जो सियासी हलचल है उसने कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। एक टर्म में ही ये तीसरी बार होगा जब मुख्यमंत्री बदला जाएगा। और तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब सवाल यह है कि उनके बाद कौन? उत्तराखंड की जनता को अब अपने 11वें सीएम का चेहरा इंतजार है, जो शाम तक खत्म होने की खबर है। लेकिन इस सियासी संकट के बाद एक बार फिर से कुछ नामों को लेकर चर्चा होने लगी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। माना जा रहा है कि सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, पुष्कर धामी, हरक सिंह रावत और बिशन सिंह चुफाल मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। लेकिन इनमें से किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यह विधायक दल की बैठक में तय होगा और इसके बाद उस नाम का ऐलान होगा जिसको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो सीएम रेस में कुछ नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक होने वाली है दोपहर 3 बजे। किसके नाम पर मुहर लगती है, कौन होगा अब 11वां मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ नाम, पुष्कर धामी, हरक सिंह रावत, इसके अलावा धामी का नाम, चुफाल का नाम, सतपाल महाराज, ये तमाम नाम हैं जो इस वक्त रेस में आगे चल रहे हैं। और भले ही तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा हो, लेकिन उनके नाम के साथ कई उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। 2013 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, जो 2015 तक रहे। 2017 में बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और 2019 में गढ़वाल सीट से सांसद भी रहे। 1983 में ही संघ के प्रचारक बनाए गए। 1997 में एमएलसी बने और फिर 2000 में मंत्री भी सरकार में रहे। 1983 से 88 तक आरएसएस के प्रचारक भी रहे और इसके अलावा उत्तराखंड एबीवीपी के संगठन मंत्री रहे। 1997 से 2002 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और 2000 में उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री भी बनाए गए। 2007 में उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए और फिर 2012 में चौबट्टा खाल विधानसभा से विधायक बने। तो एक लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर भी तीरथ सिंह रावत का है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, संवैधानिक संकट का हवाला देकर मुख्यमंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब आज विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में ही फैसला होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन वो कौन कौन से नाम है जो इस वक्त रेस में सबसे आगे चल रहे हैं? बिल्कुल नीलू, क्योंकि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को उन फैसलों के लिए जाना जाता है जिन फैसलों से बीजेपी चौंकाती है। तो इस बात के अभी से आकलन करना बहुत मुश्किल है कि बीजेपी किस नाम पर फाइनल मोहर लगाएगी। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि क्योंकि चुनाव 6 महीने के बाद उत्तराखंड में होने हैं, अगर देश में कोविड के हालात पूरी तरह सामान्य रहे, इलेक्शन टाइम पे अनाउंस हुआ, तो मिड फरवरी तक वोटिंग उत्तराखंड में होगी। अब बात आती है किन किन नामों पर फिलहाल चर्चा चल रही है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को रिप्लेस किया गया और तीरथ सिंह रावत यहां पर आए, तो उस वक्त ये बात सामने थी कि क्या गढ़वाल से, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल से हैं, देहरादून से विधायक हैं, तो उनको एक जातिगत समीकरण पर रिप्लेस किया जाए, रावत को रावत से रिप्लेस किया जाए। तो उस वक्त पर यह बात देखी गई। लेकिन उसी वक्त पर 10 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बने। मदन कौशिक हरिद्वार से आते हैं और ब्राह्मण नेता हैं। ऐसे में अगर बीजेपी सियासी समीकरणों पर चलती है तो इस वक्त ये जरूर बीजेपी कर सकती है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल मंडल से ब्राह्मण है तो किसी ठाकुर नेता को, किसी राजपूत नेता को जो विधायक हो कुमाऊं से, उनको यह पद दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात यह कि गढ़वाल से बैक टू बैक इसी गवर्नमेंट में 2 मुख्यमंत्री आ चुके हैं, चाहे गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत की बात करें या त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मूल रूप से डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से हैं और गढ़वाल से की डोईवाला सीट से वो विधायक हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो अंदर खाने खबरें हैं कि
कि कुमाऊं मंडल को इस बार मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। अगर आप बीजेपी में अगर हिस्ट्री देखेंगे तो बीजेपी में सिर्फ भगत सिंह कोश्यारी अकेले ऐसे नेता हैं जो कुमाऊं मंडल से मुख्यमंत्री बने। बाकी चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हो, चाहे भुवन चंद खंडूरी हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, चाहे तीरथ सिंह रावत हो, ये सभी नेता, या नित्यानंद स्वामी जो पहले चीफ मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट के यहां पर, वो भी, उनका भी ताल्लुक देहरादून से था। यानी अभी तक कुमाऊं मंडल से सिर्फ एक मुख्यमंत्री बीजेपी को मिला है। तो ऐसे में जब चुनाव होने लगभग 6 महीने के बाद, तो उस पॉलिटिकल बैलेंस को बनाने के लिए यह बात मानी जा रही है, सियासी जानकार मानते हैं कि बीजेपी इस बार इस पद को कुमाऊं मंडल को दे सकती है। अब बात अगर कुमाऊं मंडल की करें तो वहां पर कौन कौन से बड़े नेता हैं जो हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में हो, या हो सकता है उनके यहां पर उनको कुर्सी मिले। इसमें पुष्कर धामी जो खटीमा से इस वक्त विधायक हैं, युवा नेता हैं, पार्टी में के कोर कैडर से आते हैं, और माना जाता है कि युवा चेहरे के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी तो पुष्कर धामी को हो सकता है यहां पर मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन पुष्कर धामी की जो बात एक थोड़ी सी नेगेटिव जाती है वो ये कि उनका यूथ होना, अभी उस तरह का अनुभव उनके पास नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के पद को संभाल पाए या फिर उतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दी जा सके। दूसरा नंबर आता है बिशन सिंह चुफाल का, जो डीडी हाट से विधायक है। बिशन सिंह चुफाल इसलिए यहां पर रेस में है कि लगभग 5 बार के विधायक वो उस सीट से हैं, उत्तर प्रदेश में विधायक रह चुके हैं, उत्तराखंड में विधायक रह चुके हैं। जब बीजेपी गवर्नमेंट रही, बिशन सिंह चुफाल उसमें मिनिस्टर रहे। तो बिशन सिंह चुफाल नंबर, तीसरी बात कि ठाकुर नेता है, और पिथौरागढ़ जो बिल्कुल लास्ट डिस्ट्रिक्ट अगर कहेंगे, उसका बॉर्डर नेपाल का और चाइना का बॉर्डर वहां लगता है, तो देहरादून से उसकी दूरी 500 किलोमीटर की है। तो एक बात यह भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ को एक प्रतिनिधित्व प्रदेश लेवल पर दिया जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से अभी भी तमाम मिनिस्टर्स कैबिनेट में थे, चाहे त्रिवेंद्र रावत की कैबिनेट थी, चाहे तीरथ रावत की कैबिनेट थी। तो एक पॉलिटिकल बैलेंस यहां पर बीजेपी बनाने की कोशिश कर सकती है। अब बात करते हैं कि अगर कुमाऊं मंडल में समीकरण नहीं जाता है, उस केस में एक समीकरण आएगा गढ़वाल मंडल पे। गढ़वाल मंडल में किसको? गढ़वाल मंडल में आप तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बन चुके हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खबरें यह भी है कि हो सकता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि उस पर फिर बीजेपी को यह जवाब देना भारी पड़ेगा कि आपने अगर उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है तो पहले उनको क्यों हटाया गया। यह बीजेपी के सामने एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात आती है सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत। ये दो नाम गढ़वाल से ही है, कोटद्वार से हरक सिंह रावत है, चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज है। ये दो नाम बड़े नाम राजनीति में जरूर है उत्तराखंड की, गढ़वाल की पॉलिटिक्स के बड़े नाम है, लेकिन इन दोनों के खिलाफ जो बात जाती है वो जाता है इनका कांग्रेस बैकग्राउंड। सिर्फ हाँ, ये बात इस बार जरूर रही कि असम में इलेक्शन के बाद हिमंत बिश्वा शर्मा पर वहां पर पार्टी ने भरोसा किया, कांग्रेस बैकग्राउंड के नेता थे, लेकिन मुख्यमंत्री का पद सौंपा। लेकिन क्या उत्तराखंड में इस तरीके से बीजेपी करेगी? तीसरी बात यह भी कि जो बयानबाजियां रही पिछले 4 साल में, उन बयानबाजियों को क्या पार्टी यहां पर कंसीडर करेगी? तो जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि बीजेपी अपने कोर लीडर पर, जिसने बीजेपी की पूरी सेवा की हो, जिसने बीजेपी को पूरा जीवन दिया हो, जो आरएसएस जो उनका मात्र संगठन है बीजेपी का, उससे ताल्लुक रखता हो, उसकी रीति नीति को मानता हो, उसकी विचारधारा पर भरोसा करता हो, ऐसे नेता को बीजेपी अपना नया मुख्यमंत्री बना सकती है, और जिसकी छवि साफ हो, जिसकी इमेज के साथ आप 2022 के इलेक्शन में जा सके। इस पर फिलहाल विचार चल रहा है। लेकिन 9 बजे यहां पर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर वही व्यक्ति हैं जो 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री चुना जाना था, तब भी नरेंद्र सिंह तोमर और सरोज पांडे यहां बतौर पर्यवेक्षक आए थे। फिर यहां पर जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, तीरथ सिंह रावत बने, तो उस वक्त रमन सिंह आए थे जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। और अब यहां पर एक बार फिर से नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं बतौर पर्यवेक्षक। 9 बजे यहां पर पहुंचेंगे। उन्हीं के साथ प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी पहुंचेंगे। दीपांकर, आपने जो तमाम बातें बताई, अगर उत्तराखंड की राजनीति को हम देखें तो हमने देखा कि कुमाऊं, गढ़वाल, राजपूत, ब्राह्मण, इन सब के बीच में है पार्टी। तमाम समीकरणों को बिठाकर ही मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा, और ऐसे में जब 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, यानी चुनौतियां बीजेपी के सामने भी बहुत हैं। एक तो आपने 2 मुख्यमंत्री हटा दिया, तीसरे का चुनाव करने वाले हैं, समीकरण बिठाना पड़ेगा और 2022 में उस चेहरे के साथ जाना पड़ेगा। तो दिक्कत बीजेपी के सामने बहुत ज्यादा होगी, चुनौती बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल, बीजेपी जिसको भी अपना नया मुख्यमंत्री चुनेगी वो पार्टी का फेस होगा, वो इस स्टेट में गवर्नमेंट चलाएगा, पूरी सरकार का चेहरा होगा। तो वो चेहरा कौन सा होगा? बीजेपी उस चेहरे में जरूर ये चाहेगी कि वो इसकी छवि बिल्कुल साफ छवि हो, वो पार्टी की मूल विचारधारा से फॉलो करता हो, उसका कहीं ना कहीं आरएसएस बैकग्राउंड जो माना जाता है, संघ की पृष्ठभूमि हो, क्योंकि संघ के आशीर्वाद के बिना बीजेपी में मुख्यमंत्री बनना एक असंभव सी बात है। आप अगर तीरथ सिंह रावत या त्रिवेंद्र सिंह रावत को देखें तो दोनों नेता प्रचारक रहे, दोनों का संघ से सीधा सीधा
ताल्लुक रहा। तो ऐसे में बात साफ है कि संघ का इसमें एक बहुत अहम रोल होने वाला है। दूसरी बात यह कि जो भी नया मुख्यमंत्री होगा उसके सामने सिर्फ 6 महीने का वक्त है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। और एक बात जो बीजेपी में साफ है कि जो चिंतन शिविर हुआ था रामनगर में, उस शिविर में यह बात सामने आई थी कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आगे बढ़ेंगे। नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली, राज्य स्थापना दिवस जो 9 नवंबर को होता है, उसमें देहरादून में एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की हो सकती है। तीरथ सिंह रावत ने अपना जो उनका 4 महीने का कार्यकाल रहा, उन्होंने शुरुआत से लेकर और कल आखिरी दिन तक दीपांकर अब तो ये करना भी पड़ेगा। दीपांकर, जो स्थिति बीजेपी ने इस वक्त उत्तराखंड में क्रिएट की है कि एक मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरा, दूसरे को हटाकर तीसरा, ऐसे में अब वो किसी चेहरे के साथ चुनाव में नहीं जा सकती है, तो ले देकर मोदी जी के चेहरे के साथ ही चुनाव में उतरेगी। उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर जनता ने विश्वास करके बीजेपी को वोट दिया और फुल बहुमत की सरकार वहां पर बनी, इसके बाद भी 2 मुख्यमंत्री चेंज हो गए, तो यहां पर तो संकट बीजेपी के लिए है ही, और खासतौर पर चेहरे को लेकर। बिल्कुल, बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि बीजेपी किस मुख्यमंत्री के नाम पर जनता को यह बताएगी 2022 में कि यह किसकी सरकार का काम है, क्योंकि ओवरऑल ये बीजेपी गवर्नमेंट है। 57 विधायकों की गवर्नमेंट, बीजेपी को मैंडेट जनता ने दिया था। उस पार्टी में अगर मुख्यमंत्री बार बार बदले गए, तो जब आप जनता के सामने 2022 में जाएंगे तो उसे क्या बताएंगे कि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपलब्धियां हैं, ये तीरथ सिंह रावत की उपलब्धियां हैं, या उस नए मुख्यमंत्री की उपलब्धियां हैं जिसका अनाउंसमेंट आज 3 बजे होगा। तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किस नेता के नाम पर भरोसा किया जाए। सबसे अहम बात यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पोस्टर बॉय 2017 में रहे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला। यह बात बीजेपी के नेता भी मानते हैं। बिल्कुल, बीजेपी के नेता मानते हैं कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मोदी के चेहरे के साथ जाएंगे। हालांकि अब तीसरे मुख्यमंत्री का चुनाव आज दोपहर तक हो जाएगा और इसका इंतजार हमें भी रहेगा। आपके पास लगातार आते रहेंगे, वहां पर अपडेट लेते रहेंगे दीपांकर। लेकिन अभी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो बीजेपी में हलचल मची हुई है, लेकिन उत्तराखंड के सियासी संकट के बीच उत्तराखंड कांग्रेस भी अब सक्रिय हो गई है। इस मामले को लेकर आज सुबह 9 बजे कांग्रेस एक पीसी करने वाली है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला और उसके साथ उत्तराखंड कांग्रेस के नेता शामिल होंगे, जिसमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह और करण माहरा भी शामिल होंगे। आज ही कांग्रेस नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा कर सकती है, जिस पर दिल्ली में 1 हफ्ते से मंथन चल रहा है। और दीपांकर इस पर हमारे साथ जुड़ा है। दीपांकर, एक तरफ तो बीजेपी में भूचाल मचाई हुआ है, यहां पर सियासी संकट खड़ा हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रही है, और आज इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है दिल्ली में। तो क्या आज माने कि आज तो विपक्ष का नेता चुन लिया जाएगा या और वक्त लगेगा? बिल्कुल नीरू, जिस तरह खबरें हमारे पास हैं दिल्ली से, पिछले शनिवार को प्रीतम सिंह दिल्ली पहुंचे थे, किशोर उपाध्याय दिल्ली में थे, हरीश रावत अभी भी दिल्ली में, और यही एक कंसेंसस बनाने की कोशिश थी पार्टी लेवल पे कि नेता विपक्ष के नाम पर किसके नाम पर फैसला किया जाए। पहले करण माहरा का नाम रहा, उसका गोविंद सिंह कुंजवाल, फिर प्रीतम सिंह का नाम भी उसमें आया। फिर बात आई कि अगर प्रीतम सिंह को नेता विपक्ष बनाया जाएगा तो प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। फिर यह बात हुई प्रीतम सिंह खेमे की तरफ से आई कि प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद पर कंटिन्यू रखा जाए। इसके बाद यह बात भी आई कि क्या प्रदेश अध्यक्ष को नया व्यक्ति बनाया जाए, और फिर वहां भी वही बात निकल कर आई जो बीजेपी के अंदर इस वक्त चल रही है कि जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। आज 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, रणदीप सुरजेवाला और करण माहरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। जो खबरें हमारे पास है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस बात पर फोकस रहेगी वो फोकस इस बात पर कि उत्तराखंड में जो कल हुआ, कल शाम में जो राजनीतिक घटनाक्रम बदला, उस पर यह फोकस रहेगी। लेकिन हो सकता है कि नेता विपक्ष के नाम का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया जाए, और अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं होता है तो कांग्रेस के सामने फिर वही क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि आप कब यह तय करेंगे कि आपका नेता विपक्ष कौन होगा। 13 तारीख जून को जो सीनियर लीडर थी इंदिरा हृदयेश, उनकी डेथ हुई थी, और आज 3 जुलाई हो चुका है। अभी तक 20 से 21 दिनों में पार्टी में इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई कि नेता विपक्ष कौन होगा। यानी अगर आज कांग्रेस किसी नेता का नाम डिक्लेयर करती है तो यह माना जाएगा कांग्रेस थोड़ा आगे बढ़ी है। अगर नाम डिक्लेयर नहीं होता है तो फिर यह माना जाएगा कि कांग्रेस 1 हफ्ते से दिल्ली में सिर्फ माथापच्ची कर रही है, हासिल कुछ नहीं हो रहा। नीलू, बिल्कुल। और दीपांकर, सबसे अच्छी बात तो यह है कि कांग्रेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि बीजेपी में जिस तरह से सियासी संकट बना हुआ है, ऐसे में जो कांग्रेस है या फिर अभी आम आदमी पार्टी भी पहाड़ में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है, इन सब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे में अगर कांग्रेस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है और लगातार इसी तरह से चलता रहता है, तो फिर वो किस तरह से
2022 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उतरेगी और किस तरह से काम करेगी, ये बड़ी बात है, क्योंकि उनके लिए एक अच्छा वक्त है ये, बीजेपी में जिस तरह से संकट पैदा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि ये बात सही है कि कांग्रेस के विधायक सिर्फ 11 थे जब 2017 में, उसके बाद इंदिरा हृदयेश की 13 जून को डेथ हुई, अब 10 विधायक कांग्रेस के। लेकिन आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आप यहां पर विपक्ष में भी है। उत्तराखंड में आपने 2 बार गवर्नमेंट बनाई है, नारायण दत्त तिवारी गवर्नमेंट रही, फिर विजय बघेल हरीश रावत की गवर्नमेंट रही। तो आपका एक दायित्व तो यह बनता है कि बतौर विपक्ष आप एक अहम रोल निभाएं, बतौर विपक्ष आप जनता की आवाज वहां पर बने। लेकिन पिछले 4 सालों में प्रदर्शन जरूर हुए, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो एक मैनेजमेंट है उसकी कमी नजर आई, कांग्रेस के अंदर जो नेताओं की खींचतान वो नजर आई। और अभी भी प्रीतम सिंह और हरीश रावत का जो खेमा है, दोनों खेमे आपस में बटे हुए हैं। अभी भी दोनों खेमों में इस बात की लड़ाई है कि प्रदेश अध्यक्ष की किस खेमे का हो, हरीश रावत के खेमे का या प्रीतम सिंह के खेमे का। प्रीतम सिंह की पोजीशन क्या होगी, नेता विपक्ष कौन होगा। बिल्कुल, तो बीजेपी में तो सियासी संकट है, लेकिन कांग्रेस में ही 2 फाड़ हो गई है पार्टी। ऐसे में बीजेपी जिस तरह से इस स्थिति में गुजर रही है, तो बीजेपी को भी लगता है कि सामने वाले अगर ऑपोजिशन इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो चाहे किसी हाल में भी बीजेपी हो 2022 का चुनाव निकाल कर जाएगी। चलिए, इस सियासी संकट पर और तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी। दीपांकर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।